Hello everyone, let's start. June 2023, variance 23. The duration of this paper is 1 hour 15 minutes and we need to attempt all the questions. So let's start this paper. Okay, copper is used in electrical equipment. It has a melting point of 1085 degrees Celsius. Identify the lattice structure of copper. Copper is basically the metal, right? So it means it exhibits metallic bonding. So if it exhibits metallic bonding, oops, my bad. Then obviously it has a giant structure because it has high melting point. That indicates the lattice must be giant metallic. Draw a label diagram to show the bonding present in copper. Okay, that's an O-level stuff actually. आप इस तरह से एक लैटिस बना लीजिए और इस लैटिस के अंदर आप बेसिकली पॉजिटिव आयन रखिए and a sea of electron. और हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिख देते हैं बट याद रखिएगा कि 2 प्लस एक साथ नहीं होने चाहिए और 2 माइनस एक साथ नहीं होने चाहिए अदरवाइज रिपल्शन हो जाएगी राइट सो इनको क्या देते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और delocalized electrons जबकि इसको क्या देते हैं पॉजिटिवली चार्ज नाइन और आप जानते हैं कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी तो all metal exhibit electrostatic attraction between positive ion and a sea of electron. Next part, the relative isotopic masses and natural abundances of the two isotopes in a sample of copper are shown in table 1.1. Okay, बहुत easy सा है दोनों चीजें given है आपको. Define the unified atomic mass unit. The mass of an atom which is 1/12 of the mass of carbon 12 isotope. Define relative atomic mass in terms of unified atomic mass unit. Again, the average mass
of an isotope of an element compared to the unified atomic mass unit. बाय द वे, एटॉमिक मास यूनिट की जो यूनिट होती है उसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म से ए यू के सिंबल से भी लिखते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एयर ऑफ कॉपर इन दिस सैंपल यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.1, शो योर वर्किंग। अच्छा, हमने आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाया था, तो मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपको एक फॉर्मूला बताया था और मैंने फॉर्मूला ये कहा था आपको, अगर आपको याद हो, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप into percentage abundance of first isotope plus mass of second isotope into percentage abundance of second isotope over total abundance. That was the formula I have given you during my lecture. मैं इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज प्लेस करता हूँ। मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मेरे पास है 62.930, abundance of first isotope is 69.15, plus mass of second isotope is 64.928, abundance of second isotope is 30.85 divided by total abundance. तो मैं बेसिकली टोटल अबंडेंस के लिए जो परसेंटेज अबंडेंस है उसको ऐड करूंगा। लेट मी ऐड दीज टू वैल्यूज। दिस इज 69.15 प्लस 30.85, सो इट्स गोइंग टू बी 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से AR ऑफ कॉपर आपके पास आ जाएगा 63.546, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाएगा 63.55, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 63.55। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल ऑफ प्योर कॉपर इज शोन इन फिगर 1.1। देखो y एक्सिस के ऊपर परसेंटेज अबंडेंस है, तो x एक्सिस के ऊपर क्या है, मास टू चार्ज रेशियो। अच्छा, याद रखिएगा मैंने लेक्चर देते हुए कहा था कि चार्ज हैज टू बी +1 ऑलवेज, ठीक है। सो उन्होंने हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हैं, एक 63 दिया है, एक 65 दिया है, 63 की अबंडेंस ये दी हुई है, 65 की अबंडेंस ये दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास 63 है ये कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है, और इसका मास है आपके पास 63 और इसका चार्ज ऑब्वियसली +1 होगा, क्योंकि मास टू चार्ज रेशियो 63/1 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 63, राइट। इसी तरह से इससे रिलेटेड जो स्पीशी है वो होगा कॉपर 65 चार्ज +1, क्योंकि जब मैं मास टू चार्ज रेशियो लूंगा तो वो 65/1 आएगा, विच इज गोइंग टू बी 65, ऑलराइट। लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एग्जामिनर ने 31.5 और 32.5 दिया हुआ है, तो भाई कॉपर के केस में ये दो वैल्यूज कहाँ से आ रही है, ये तो AR ही नहीं है इसके। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हाफ करके देखते हैं कि 63 का हाफ क्या है। 63 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट
31.5। ठीक है, इसी तरह से 65 को हम डिवाइड बाय 2 करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 32.5। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 63 का हाफ 31.5 और 65 का हाफ 32.5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉपर के सिंबल्स होंगे यहाँ पर, ये हाफ करके लिख रहा हूँ। और हाफ करके क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूँ हाफ करके क्योंकि यहाँ कॉपर के ऊपर चार्ज 2+ है, क्योंकि जब तुम 63 को 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें 31.5 मिलेगा। ओके, सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही है। ये है तुम्हारे पास कॉपर 65 2+, और अगर तुम इस 65 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 32.5। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सो वो आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द आयन विद एन अबंडेंस ऑफ 23% इन द सैंपल। तो 23% इन द सैंपल में तो भाई ये वाला 31.5 है, तो सिंबल तो ये होगा। हम ये सिंबल लिख देते हैं, कॉपर 2+ and 63। When potassium iodide is added to copper sulfate, the blue colored solution turns brown and a white precipitate of copper 1 iodide is seen. This is copper 1 iodide, guys. Huh? This is not copper 2 iodide. This is copper 1 iodide. और ये आपके पास क्या है? कॉपर 2 सल्फेट। तो +2 से +1 हो गया कॉपर, रिड्यूस हो गया कॉपर। ठीक है, और ये जो आपके पास ब्राउन है, टर्न्स ब्राउन, ये बेसिकली आयोडीन की बात कर रहा है। आयोडीन बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर रिड्यूस हो रहा होगा और आयोडाइड आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे। Okay, then the reaction between copper ions and iodide forms only two products. Only two products. That's a very powerful statement. ठीक है, complete the equation for this reaction. Okay. ब्राउन सोल्यूशन कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आयोडीन होगा। सो यहाँ टोटल आयोडीन कितने हो गए? 3, यहाँ 1 है। आई नीड टू बैलेंस द चार्ज बिकॉज यहाँ पर चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, राइट? सो मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2 4+, इस और यहाँ चार्ज है 0, तो यहाँ पर भी 0 हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा। यहाँ 4 आएगा तो यहाँ पर 2 लगाइए। तो देखिए अब कॉपर बैलेंस्ड, यहाँ चार्ज बैलेंस, यहाँ चार्ज बैलेंस, यहाँ 4 आयोडीन है, यहाँ भी 4 आयोडीन है। ओके, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, तो कॉपर 2 आयंस रिड्यूस होकर कॉपर 1 आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कॉपर 2 आयंस जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉपर 2 सल्फेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैंने क्लास में बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। जब वो खुद रिड्यूस होता है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन it will gain electron. Okay, next is write the full electronic configuration of copper 2 ions. That's an easy thing. 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद मैं लिखूंगा 3d, इसके बाद मैं लिखूंगा 4s, 4s जीरो हो जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और 3d में से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि चार्ज 2+ है। सो 3d becomes 9। Okay, so that's the end of question number 1. Let's move on to the next part for next question. The reaction of pure aluminum is only observed if aluminum oxide layer is removed first. Okay, हाँ जी बिल्कुल, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। When pure aluminum is added to cold water, bubbles of gas are seen. Okay, state one property of aluminum oxide that explains why an aluminum object does not react with cold water until the aluminum oxide layer is removed. Because aluminum oxide जो होता है वो insoluble in water होता है, इसलिए वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो वो आपसे कह रहे हैं वन प्रॉपर्टी, तो हम वन प्रॉपर्टी लिख के दे देते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इसका जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर होता है, व्हिच इज व्हाई ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। Write an equation with the state symbol for the reaction of aluminum oxide with the nexus of NaOH. That's interesting. That's what we have done in the class. Al2O3 है, solid होगा obviously, क्योंकि ionic compounds are solid at RTP, right? Plus 3H2O, water is liquid at RTP, and 2NaOH is basically aqueous. ये मिलकर कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम एल्यूमिनेट में, और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होगा 2NaAlOH टेकन 4, और इसका कलरलेस सॉल्यूशन होता है तो ये एक्वस होगा। ऑलराइट, नेम वन अदर पीरियड 3 एलिमेंट दैट आल्सो प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ गैस व्हेन एडेड टू कोल्ड वाटर। सो पीरियड 3 में तो कोल्ड वाटर से जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, दोनों कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो आप सोडियम भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो वो आपसे वन कह रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ सोडियम ही लिखते हैं क्योंकि सबसे आसान यही है, हमने ओ लेवल्स में भी यही पढ़ा है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट is white soluble salt. Okay, on heating aluminum nitrate thermal decomposition occurs and a brown gas is observed. ये जो ब्राउन गैस है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है, ये याद रखिएगा। ओके, और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AlNO3 टेकन 3, और इसका कलर व्हाइट होता है। ठीक है, state the formula of the salt of another element in period 3 which also decomposes on heating to produce a brown gas. So अगर एल्यूमिनियम नाइट्रेट है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट कर लीजिए। और फॉर्मूला मांग रहे हैं, नाम नहीं मांग रहे। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मूला फॉर्मूला। ओके, सो ये हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। Aluminum chloride and phosphorus chloride are both white solids. Okay, state the maximum oxidation number of aluminum and phosphorus in these chloride salts. अच्छा जी, aluminum chloride का फॉर्मूला होता है guys AlCl3, एंड ऑब्वियसली अगर मुझे इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी हो तो मैं एल्यूमिनियम को x लूंगा, क्लोरीन का चार्ज इज -1 into 3 होल चार्ज इक्वल्स टू 0 बिकॉज द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, देन x इक्वल्स टू +3। ठीक है जी, फॉस्फोरस क्लोराइड PCl5 लूंगा इंस्टेड ऑफ PCl3 क्योंकि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर PCl3 में नहीं होगा, PCl5 में होगा। सो फॉस्फोरस को x ले लीजिए, क्लोरीन का चार्ज -1 into 5 क्योंकि 5 क्लोरीन एटम्स हैं, मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +5।
So oxidation number of aluminum in AlCl3 is +3 और यहाँ हो जाएगा +5। फिर वो आपसे कह रहे हैं स्टेट व्हाई द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फास्फोरस, बिकॉज दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव different number of valence electrons. Then write an equation for the reaction of solid phosphorus chloride and excess water. Phosphorus chloride is PCl5, water के साथ reaction करवा रहे हैं, it's 4H2O. I believe we have done this in the lecture in chemical periodicity. So it's going to be converted into phosphoric acid, which is HCPO4 and 5HCl. Or obviously it's HCl के misty fumes होंगे. Okay. Next is name the type of reaction. Occurs when aluminum chloride is added to water. Hydrolysis. मैंने क्लास में पढ़ाया था. Because of the presence of MPPZ orbital, AlCl3 can easily hydrolyze with water. That's the statement I have given you in the class, and I hope you remember this. Explain why the solution produced after aluminum chloride is added to water has a pH of 1 to 2. तो मैंने इससे related भी आपको multiple explanations दिए हैं, और उसकी रीजन ये है कि जो HCl आपके पास बनता है AlCl3 में, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि क्या हो रहा होता है। ये है आपके पास AlCl3, आप इसको वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एमटीपीज एट ऑर्बिटल, तो ऑब्वियसली आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जिसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और यहाँ से मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl मिलता है। अब ये जो मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl है ना, ये बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है, इन सेंस HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए उसकी पीएच लो हो जाती है, दैट इज 1 and 2। सही। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे स्टीमी फ्यूम्स are soluble in water giving a strong hydrochloric acid with a lower pH value. That's the end of question number 2. Let's move on to the next question. और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। Oh, a neutralization reaction occur when NaOH is added to H2SO4. Okay, याद रखिएगा कि जनाब इसके 2 मोल्स हैं और इसका 1 मोल है। वो आपसे कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं, एंथैल्पी चेंज occur when an aqueous acid and aqueous alkali react together
to give 1 mole of water, स्टैंडर्ड कंडीशन इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ एग्जामिनर ने कोई स्टैंडर्ड कंडीशन का सिंबल मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, और यहाँ नाम में भी नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर इज कॉल्ड enthalpy change of neutralization. Okay, in an experiment, 50 cm cube of 2 mole per dm cube NaOH. So I know the concentration and volume, and so I can find the moles of NaOH. So मैं यहाँ से moles of NaOH determine कर लेता हूँ. So 50 into 2.00 divided by 1000, you will get what? 0.1 mole. Okay. Next is added to 60 cm cube of 1 mole per dm cube H2SO4. So, which means I can find the moles of H2SO4 as well. That's 60 into 1.00 divided by 1000. So, you will get what? 0.060 moles. Okay. So, मुझे यहाँ से moles पता चल गए. In a polystyrene cup and stirred क्यों करते हैं भाई? For uniform distribution of heat. ताकि मिक्सचर जो अच्छे से मिक्स हो और all parts of the solution will get uniform distribution of heat. Okay. Both solution have a temperature of 21.4 degrees Celsius. That's very, very important temperature. याद रखिएगा before mixing, यानी ये initial temperature है, ठीक है? The maximum temperature of the mixture is measured using equation 1 to calculate the amount in moles of H2SO4 that is neutralized in the experiment. By the way, ये हमने variance 21 में भी इसी तरह का question किया था, तो ये same format का question है. तो मैं सबसे पहले moles of NaOH determine करूंगा, जो कि मैं already कर चुका हूँ. That's a very good sign. तो moles of NaOH already मुझे मालूम है 0.10. moles of H2SO4 मुझे मालूम है 0.060. ठीक है जी. सो इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट मुझे आइडेंटिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. NaOH और H2SO4 में 2:1 का रेशियो है. अगर आपने 0.060 मोल्स लिए हैं तो बताइए मोल्स ऑफ NaOH यहाँ से कितने आएंगे? लेट मी चेक. 0.060 into 2 is going to be 0.12 मोल. तो आप नोट करें ये जो मोल्स हैं ये ज्यादा हैं, जबकि ये जो मोल्स हैं वो कम है. इसका मतलब NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है. सो NaOH is the limiting reactant. On the basis of this, मैं H2SO4 के मोल्स कैलकुलेट करूंगा. ये 2 मोल्स हैं, ये 1 मोल है. तो अगर ये 0.1 मोल है तो बताइए ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0.05 moles of H2SO4. हम यहाँ लिख देते हैं 0.05 moles, ठीक है. Now the next is calculate the theoretical maximum temperature of the mixture in this experiment. That's the important information. You need to find out this.
assume that the enthalpy change of neutralization of NaOH and H2SO4 is -57 किलोजूल पर मोल। आपको याद है हमने जो लास्ट वेरिएंस किया था 21, उसमें ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। अब इस पेपर के अंदर एग्जामिनर ने क्या किया, मुझे ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी और वो कह रहे हैं टेम्परेचर निकालो। सो क्वेश्चन तो सेम ही है। फुल डिसोसिएशन ऑफ H2SO4, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दिस 1 cm³ equals to 1. There is no heat loss to the surrounding. Experiment take place at constant pressure. Show your working. बट इससे पहले कि हम एक बात करें, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम कर लेना चाहिए। पॉलीस्टाइरीन कप में आपके पास 60 cm³ H2SO4 था और 50 cm³ NaOH था, तो इट्स गोइंग टू बी 110 cm³, and according to this statement it is going to be 110 gram. Okay, so मुझे डेल्टा H मालूम है, डेल्टा H है, मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, इनिशियल टेम्परेचर मुझे मालूम है, मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज मुझे मालूम करना है, और एंथैल्पी दी हुई है। अच्छा देखिए, फॉर्मूला होता है डेल्टा डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस Q ओवर N, माइनस Q ओवर N, माइनस Q ओवर N, माइनस Q ओवर N, और N क्या है यहाँ से? N यहाँ से जनाब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये मैंने कैसे डिराइव किया भाई, ये अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में बताया था डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस MC डेल्टा T होता है अपॉन मोल्स होता है। सो माइनस MC डेल्टा T को मैंने Q से रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इन ऑर्डर टू गेट द टेम्परेचर। ओके, सो ये हो जाएगा -57.1 इक्वल्स टू माइनस Q ओवर N। N की वैल्यू NaOH की लेंगे हम क्योंकि NaOH लिमिटिंग रिएक्टेंट है विच इज 0.1, तो यहाँ से Q आ जाएगा आपके पास 5.71 किलो जूल्स। इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5710 जूल्स। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। तो डेल्टा Q मुझे पता चल गया 5710। मास ऑफ सॉल्यूशन में ऑलरेडी 110 ग्राम निकाल चुका हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.12 दिया हुआ है, टेम्परेचर चेंज मुझे मालूम करना है। ठीक है जी, तो यहाँ से डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.4 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेप, मैक्सिमम टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इनिशियली कितना था, 21.4 डिग्री सेल्सियस, और हमने अभी कितना कैलकुलेट किया, 12.4। सो वी नीड टू ऐड दीज टू वैल्यूज। 21.4 plus 12.4 is going to be 33.8 degrees Celsius. So 33.8 degrees Celsius is the maximum theoretical temperature. Okay, I hope it makes sense to you. Let's move on to the next part of the question. Part C, the enthalpy change of neutralization of ethanoic acid and NaOH is this. Okay, पहली तो बात ये है कि guys ये weak acid है,
ठीक है, और हम जानते हैं कि तमाम वीक एसिड पार्शली आयनाइज होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, एंड ऑब्वियसली ये फुली आयनाइज होगा, क्योंकि एसिड पार्शली आयनाइज हो रहा है, इसलिए एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक। हमने इसको क्या नाम दिया था अपने लेक्चर में? लेस एक्सोथर्मिक। ठीक है, -57.1 इज मोर एक्सोथर्मिक। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इतना एक एसिड जब आपस में रिएक्शन और NaOH का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा सोडियम एथेनोएट का, और वाटर बनेगा। वैल्यूज फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आर शोन इन टेबल। आप देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली फुली डिसोसिएट होते हैं, इसलिए एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मोर एक्सोथर्मिक है। जबकि इथेनिक एसिड जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली आयनाइज होता है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन जो है वो लेस एक्सोथर्मिक है। ओके, suggest why the value of delta H neutralization for the weak acid reacting with NaOH is different to the value obtained using the strong acid. HCl assume that the values are determined under the same condition. तो आप लिखेंगे ethanoic acid is weak acid so it partially ionizes in aqueous medium. ओके, जाहिर सी बात है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आई नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो हम यहाँ लिखेंगे मोर एनर्जी is required for complete ionization. Hence, some other enthalpy changes are involved in this reaction, जिसकी वजह से एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखूंगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब भी मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 4, hydrogen chloride gas is made in the laboratory by adding concentrated sulfuric acid to potassium chloride. Construct an equation for this reaction. Okay, ओके जी, पोटेशियम क्लोराइड है ये आपके पास, आप इसको H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये कन्वर्ट होगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट में एंड मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl में। ओके, मैंने क्लास में NaCl से करवाया, एग्जाम में बताया KCl and it doesn't make any difference. Explain why hydrogen iodide is not prepared by adding concentrated sulfuric acid to sodium iodide.
because concentrated sulfuric acid is an oxidizing agent. Concentrated sulfuric acid ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वेयर एज ये जो आयोडाइड आयंस है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, आयोडाइड आयंस ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एच आई नहीं मिलेगा। और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं इज नॉट प्रिपेयर्ड। आप लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 is an oxidizing agent, so it oxidized iodide into iodine, ठीक है। Because iodide ions are reducing agent, also अगर आपको याद हो मैंने क्लास में क्या करवाया था आपको, मैंने क्लास में ये करवाया था HI प्लस H2SO4, एक मिनट नॉट HI, मैंने क्लास में ये करवाया था सोडियम आयोडाइड, है ना। सो हमने क्लास में ये किया था। बस एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, पहले देख लो कि मैंने क्या पढ़ाया था। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HI, ठीक है। फिर ये HI जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो आयोडीन बनता है, H2S गैस भी बनती है और वाटर भी बनता है। तो इसका मतलब ये भी गैशियस प्रोडक्ट है और ये भी गैशियस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब सिर्फ इस केस में तो सिर्फ एक ही HI, इसमें तो सिर्फ एक ही गैशियस प्रोडक्ट थी, इसमें मल्टीपल गैशियस प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से HI जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। सो मैं इसमें ना ये भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है कि मैं ये पॉइंट भी ऐड कर दूं, बिकॉज HI is not the only gaseous product, ठीक है। Okay, next, a sample of HI is added to 2 DMQ, that's the volume guys, oops, at a temperature of 764 Kelvin allowed to reach equilibrium. Kc की value is given. At equilibrium, the temperature, the mixture contain 1.70 moles of HI. Okay, ये भी याद रखिएगा कि equilibrium पर HI के moles given है. State one difference in the appearance of the initial reaction mixture compared to the mixture at equilibrium. अच्छा जी, देखिए इसका कलर क्या होगा, कलरलेस, लेकिन जब ये गैस बनेगा तो ये हो जाएगा पर्पल। सो
colorless to purple. ठीक है. Next, deduce the expression for the equilibrium constant. Easy. ये हो जाएगा concentration of hydrogen, concentration of iodine, and concentration of HI. And since HI के 2 moles हैं equation में, इसलिए power square. Okay. Now the next is calculate the concentration of iodine present in reaction mixture at equilibrium. Show your working. मैं वर्किंग तो शो कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन ऑफ एच आई कैलकुलेट करता हूँ. उसकी वजह ये है कि मुझे मोल्स ऑफ एच आई गिवन थे, विच इज 1.70. ठीक है ना. और मुझे वॉल्यूम गिवन है 2 dm3. तो मैं 1.7 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो आई गेट द कंसंट्रेशन. सो 1.7 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी 0.85 मोल पर dm3. एक्सप्रेशन मेरे सामने है. मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि मुझे वैल्यूज प्लग इन करने में और उनको डिटरमिन करने में आसानी हो. ये हो जाएगा आपके पास एच आई और इसका ये है स्क्वायर. के सी की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन विच इज 0.0217. ओके. हम सब जानते हैं कि वो हमसे कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन डिटरमिन करो. तो अगर मैं इसको x लूंगा तो 1:1 के रेशियो की वजह से इसको भी x लूंगा, तो ये x इस एक्सप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये मुझे कैलकुलेट करना है. डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.85 और उसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 0.0217 इंटू 0.85 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. मैं कैलकुलेशन कर लूँ. 0.85 का स्क्वायर इज बेसिकली दिस. ये हो जाएगा 0.0217 इंटू 0.7225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 0.0217. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.0156. सो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2.125 मोल पर डीएम. ओके. तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन आ जाएगी 0.125 और जो कंसेंट्रेशन आयोडीन की है एग्जैक्टली वही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की भी होगी. ठीक है. अगर वो हाइड्रोजन की पूछते तो हम ये भी यही लिखते हैं. नेक्स्ट, the experiment is repeated at 500 Kelvin. The value of Kc under these conditions is 0.00625. ओके. आप नोट करें, जब आपके पास टेम्परेचर ज्यादा था तो Kc की वैल्यू थी 0.0217, यानी ज्यादा. टेम्परेचर ज्यादा, Kc की वैल्यू ज्यादा, राइट. अब टेम्परेचर कम है तो Kc की वैल्यू और कम हो गई. दैट इंडिकेट्स कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है. और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स कम होंगे. तो वो कह रहे हैं आपसे डिस्क्राइब द डिफरेंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 500 केल्विन कंपेयर्ड टू 764. 764 के higher value of AC shows more product. नहीं नहीं, इतना तो नहीं लग रहा. केसी की वैल्यू कंपैरिजन में तो सही है, ज्यादा होगी, बट एच आई ज्यादा है और यहाँ पर ये कम है, तो ये इससे भी कम होगा. नहीं, बेहतर स्टेटमेंट तो नहीं है ये. फिर क्या लिखे, फिर ये लिख सकते हैं कि एट 500 केल्विन at 500 Kelvin, lower value of
Casey suggests that equilibrium favors towards left hand side, hence product has lower amount than reactant. तो इससे पहले वाली एक्सप्लेनेशन में ले रहा था, उसमें एक्सप्लेनेशन तो हो जाती बट लाइंस बहुत ज्यादा यूज होती, सो 1 मार्क के लिए इतना नहीं लिखना चाहिए, 1 मार्क के लिए आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. आप लोअर अमाउंट भी लिख सकते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. Use Lee Chatelier's principle to deduce whether the composition of HI is endothermic or exothermic. Explain your answer. Obviously endothermic. Obviously endothermic because bond breaking है ना, एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है, तो इट इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस. एंडोथर्मिक. अच्छा, अब किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जिसकी वजह से रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट कम होते हैं, और जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट्स कम होते हैं तो केसी की वैल्यू कम होती है, ठीक है जी. तो एंडोथर्मिक, दिस इज बिकॉज decreasing the temperature favors equilibrium towards left hand side, hence reactants must be greater than products resulted in lower value of Kc. आई होप याद हो, ये करवाया था मैंने. ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. सो भाई मैं ये कह रहा हूँ अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो केसी की वैल्यू क्या होगी, कम, ठीक है. और यही हुआ भी है कि जब टेम्परेचर कम हुआ है केसी की वैल्यू कम हो गई पहले से, इसका मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है. So that's the end of question number 4, I believe. Oh, okay. Question number 5. My favorite organic. Okay. Y is formed from X in a single step reaction as shown in the figure. That's the ketone thing, and that's the carboxylic acid functional group. So that is going to be, yeah, carboxylic acid is converting into alcohol, reduction takes place. ये आपका कीटोन है, it is converting into secondary alcohol, reduction takes place again, ठीक है. So deduce the empirical formula of Y. Okay. First carbon, oh sorry, first, second, third, fourth, fifth, sixth carbon atom we have. Talk about the hydrogen. 3 plus 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hydrogen, 2 oxygen. तो इसका अगर हाफ कर लें हम तो क्या हो जाएगा, C3H7O, and that's the empirical formula because
half of the molecular formula is empirical formula. Okay. Now the next is the formation of Y from X requires the addition of a suitable reducing agent. Okay. Construct the equation using molecular formula of H for the reaction in figure. Use H represent to one hydrogen atom from the reducing agent. तो मेरे पास फॉर्मूला है C6H14O. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5 6. ये 6 कार्बन एटम है. लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन. 3 4 5 6 7 8 9 8 9 and this one is 10. 10 hydrogen. How many oxygen? 1 2 3. So ये आपका रिएक्टेंट है, इसको लिखेंगे C6H10O3. और हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन एटम यानी नेसेंट हाइड्रोजन एटम से विच विल रिप्रेजेंट द रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये कन्वर्ट हो रहा है C6H14O2 में. ओके. हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर? 3. हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर? 2. इसका मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर. लेट्स काउंट ऑक्सीजन टोटल. 3 ऑक्सीजन हो गए, फाइन. हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 16. यहाँ टोटल हाइड्रोजन 16 होने चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर 6 लगाऊंगा. ठीक है. दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन गाइस. Identify a suitable non-gaseous reducing agent for the formation of Y from X. जाहिर सी बात है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्जन करनी है, सो इट्स अ मोर देन वन स्टेप रिडक्शन. और जब भी मोर देन वन स्टेप रिडक्शन होती है, आई यूज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. फॉर दैट मैं यूज करूंगा लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन ड्राई ईथर. ओके. Complete table 5.1 to show the number of sp2 and sp3 hybridized carbon atom in a molecule of X. Where is X? भैया ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन. जो डबल बॉन्डेड कार्बन होती है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है. सो वी हैव 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स. sp3 सिंगल बॉन्डेड होती है, तो सिंगल बॉन्डेड 1 2 3 4. 4 सिंगल बॉन्डेड है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट डी. Complete table 5.2 with expected observations that occur when the reagents shown are added to separate solution of X and Y. Do not refer to the temperature change in your answer. Aqueous sodium carbonate X. अब जाहिर सी बात है, इस X के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, एफिरवेसेंस रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की. सो हम यहाँ लिखेंगे brisk effervescence और Y में नो रिएक्शन. ठीक है. देन वी हैव 2,4-DNPH. तो जाहिर सी बात है, इसमें कीटोन है, येलोइश ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स देगा, इसमें नहीं आएगा. यहाँ जगह नो चेंज. नाउ एल्कलाइन एक्वस आयोडीन कह रहे हैं, तो ये CH3CO ग्रुप है, इसका मतलब इसमें एल्कलाइन एक्वस आयोडीन आ जाएगा. इसमें CH3CHOH है, इसमें भी एल्कलाइन एक्वस आयोडीन का ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, यानी इन दोनों केसेस में येलो प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे. ओके. दैट्स क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स गो. ओ माय गुडनेस. क्वेश्चन नंबर 6. compound W, CH2 double bond CHCN. Yani this compound has 2 functional groups. The first one is alkene and the second one is nitrile. Is used to make an addition polymer which is present in carbon fibers. Draw one repeating unit
ऑफ द एडिशन पॉलीमर। मैंने आपसे कहा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम लीजिए, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है वो अटैच कीजिए वर्टिकली, इस कार्बन के साथ एक H और एक CN है वर्टिकली अरेंज करें। ये मोनोमर है आपका, आपने इसको पॉलीमर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा था कि पॉलीमर में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और जो दूसरे वाले मोनोमर का बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा। वन रिपीटिंग यूनिट कहा है उन्होंने, तो मैंने वन रिपीटिंग यूनिट पे बात की है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं इथेनॉल इज यूज्ड इन टू स्टेप सिंथेटिक route to form W as shown in figure 6.1. Ethanol is heated with HCN in the presence of ACN. Name the mechanism for the reaction in step 1. Aldehydes and ketones always undergoes nucleophilic addition reaction. So हम यहाँ लिखेंगे nucleophilic addition reaction. Complete figure 6.2 to show the mechanism for the reaction in step 1. Include all products, charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows. Okay, so first of all मैं यहाँ स्लाइड नेगेटिव, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। ओके, तो जब पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास HCO नेगेटिव, ये CH3 है, बल्कि हम इसको थोड़ा तमीज से ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास CH3, दैट CHO नेगेटिव, ये लोन पेयर, और ये CN। ओके, अब हम किससे रिएक्शन करवाएंगे? अब हम रिएक्शन करवाएंगे HCN से। ये स्लाइड नेगेटिव है, ये स्लाइड पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा ताकि OH का बॉन्ड बन जाए, और यहाँ से CN इन द फॉर्म ऑफ साइनाइडाइन रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 CHOH और ये CN, और यहाँ से साइनाइडाइन रिमूव हो गया। ठीक है, identify or suggest a suitable reagent and conditions for step 2 in figure 1. Step 2 में क्या हो रहा है? ये CN convert, अच्छा ये CN will remain as it is, लेकिन ये अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है एल्कीन में। इसका मतलब अल्कोहल से एल्कीन, अल्कोहल से एल्कीन इज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए तो भाई हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, और जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं तो हम तकरीबन 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी यूज करते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट पार्ट 4, फिगर 6.3 shows the infrared spectrum W. ओके, वो T कह रहे हैं, तो देखें ये 1000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 and something, 16 and this 16 T जो है वो तो आपका एल्कीन हो जाएगा 1600 पे, राइट? तो T जो है वो तो आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा बिटवीन द कार्बन एटम। एस की बात कर लेते हैं, ये है 2000, 2100, 22, 22, 20, ये नाइट्राइल हो जाएगा 2200 के ऊपर, राइट? सो ये हो जाएगा CN, C ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं, CN भी लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर मैंने इसको दिखाया है C डबल बॉन्ड N, तो मैं इसको भी C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से दिखा देता हूँ डिस्प्लेड फॉर्म में। नेक्स्ट, दैट्स अ लेंथी क्वेश्चन, लेंथी पेपर। मॉलिक्यूल ऑफ W डज नॉट शो स्टीरियोआइसोमरिज्म, क्यों नहीं शो कर रहा?
क्योंकि एक ही कार्बन के साथ टू सिमिलर हाइड्रोजन अटैच हो गए, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और ऑप्टिकल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई कार्बन कार्बन नहीं है। डिस्क्राइब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मैंने क्लास में करवाया है। कंपाउंड which have the same molecular formula but different arrangement of atoms in space। ठीक है। Describe the two essential features of an alkene molecule that causes it to show geometrical isomerism। भाई geometrical isomerism arises because ये मैंने क्लास में करवाया ना आपको, geometrical isomerism arises because of the restricted rotation of double bond also if two similar groups are attached with the double bonded carbon atom। ये दो बातें बताएं। Next is molecule of this exists as a pair of optical isomers. Draw a three-dimensional diagram of the boxes to show the optical। Okay. जिस डायरेक्शन में डॉटेड लाइन होती है उसी डायरेक्शन में स्लाइटली स्लैंट करके पिरामिड लिखते हैं। इसका प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। Now I need to arrange the groups। तो ग्रुप्स आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी लगा सकते हैं। रूल्स तो हैं ऑर्गेनिक में बट ये केमिस्ट्री में अप्लीकेबल नहीं होते। ये हो गया आपके पास CH3 CN, ये हो गया H, और ये हो गया आपका OH। ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा आपका CN, ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा आपका CH3। सही है। ये जो ग्रुप्स की एडजस्टमेंट्स हैं ये आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी किसी भी बॉन्ड पे अटैच कर सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर उसके बाद है प्रोपेन नाइट्राइल इज हीटेड विद हाइड्रोजन गैस, ओके, and a platinum catalyst। The only product is propylamine। Construct an equation for this reaction। CH3 CH2 CN, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, और ये कन्वर्ट होगा प्रोपाइल एमाइन में, यानी CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, और ये जो CH2 आपके पास है, सॉरी CN, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। So, इसको नाम दे दिया उसने प्रोपाइलमाइन। अब हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर तो आपके पास कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 4।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने, तो यहाँ 2 लगाएंगे आप. ओके. Oh my goodness. Next is uh, propylamine can also be formed in two-step synthesis from propane 1-ol as shown in figure. तो भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड में, और ये आ रहा है NH2 में. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले SOCl2 से रिएक्शन हुआ, और फिर उसके बाद इसको हम अमोनिया से रिएक्शन करवा देंगे इन एथेनॉल और सील ट्यूब, जो भी हम लेना चाह रहे हैं. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन स्टेप 1. अल्कोहल के अंदर जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि OH चला जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा. सही है. आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 2. सो मैंने आपसे कहा कि अमोनिया एंड इथेनॉल यूज करेंगे, एंड हीट करेंगे, अंडर प्रेशर लेंगे. सही. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पेपर गाइस. थैंक यू वेरी